बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। डियर स्टूडेंट्स, हमने होम्योस्टेसिस का चैप्टर स्टार्ट किया है जिसमें हमने एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के ऊपर बात की थी। आज पढ़ते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होती है। मैंने पहले आपसे बताया था कि एक एंजाइम होती है और वो एंजाइम एक रिएक्शन करती है। इस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बन जाती है। इस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट बन जाती है वो वापस आके कुछ स्टेप्स बाद वापस आके इस एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट में अटैच होती है। जब एलोस्टेरिक साइट में अटैच होती है तो एलोस्टेरिक साइट में अटैच होने की वजह से इस एंजाइम की एक्टिविटी में चेंज लाते हैं। अब चूँकि ये प्रोडक्ट वापस फीड होती है एंजाइम को, इसलिए इस किस्म की मैकेनिज़्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। अच्छा, ये पॉजिटिव का मतलब क्या है? फीडबैक मैकेनिज़्म दो टाइप्स के होते हैं। हमारी बॉडी में एक चेंज अगर आती है, हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस हो जाती है और होम्योस्टेसिस के बाद अगर वह चेंज रिवर्स हो जाए, उस चेंज की एंटी चेंज आ जाए, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म ना हो जाए, एक चेंज हमारी बॉडी में आ जाए, हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस हो जाए उस चेंज के बाद, और होम्योस्टेसिस की वजह से उस चेंज की इंटेंसिटी और बढ़ जाए, यानी चेंज एम्पलीफाई हो जाए, तो इस किस्म की मैकेनिज़्म को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज़्म के सामने मैंने लिखा है स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन। मैकेनिज़्म कहते हैं कि एक चीज़ की, एक प्रोसेस की स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन किस तरह है, इसको हम कहते हैं मैकेनिज़्म। अच्छा, विच एम्पलीफाई द चेंज इंस्टेड ऑफ रिवर्सल ऑफ दैट चेंज। अगर रिवर्सल हो जाए तो इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अगर चेंज बढ़ जाए, चेंज की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अच्छा, मैंने आपके सामने मिसाल लिखा है बोर्ड के ऊपर। चाइल्ड बर्थ, लेट्स सपोज a mother is let's suppose a partially writing, a mother is producing a birth, a mother is in a birth. This birth, the head of the child is at the other side. बर्थ के दौरान बच्चे का जो हेड होती है वो नीचे साइड को होती है, क्योंकि अगर बच्चे के हाथ और पाँव, लेट्स सपोज अगर हाथ और पाँव इकट्ठे आ जाते हैं, एक जैसे आ जाते हैं, इसकी कोई मैकेनिज़्म नहीं होती, तो वह प्रॉपरली बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर इसके लिए एक मैकेनिज़्म फॉलो हो जाए तो ये अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो चाइल्ड बर्थ के दौरान इस चाइल्ड का जो हेड होते हैं वो पहले सर्विक्स को टच करते हैं। जब सर्विक्स को टच करते हैं तो सर्विक्स में पेन रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नोसिसेप्टर्स। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, नोसिसेप्टर्स ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि ब्रेन को पेन की मैसेज भेजते हैं। अच्छा, ब्रेन इन टर्न पिट्यूटरी को मैसेज करता है कि आप ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करें ताकि कंट्रैक्शन हो जाए और बेबी बाहर एक्सपेल हो जाए। तो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हो जाती है जिसकी वजह से कंट्रैक्शन हो जाती है और कंट्रैक्शन के बाद बेबी मूव्स अंडर। अच्छा, जब बेबीज़ कुछ बाहर आ जाता है, सर्विक्स से वो बाहर आ जाता है, तो फिर नोसिसेप्टर्स रास्ते में पाए जाते हैं और नोसिसेप्टर्स अगेन पेन को रिसीव करते हैं और वो अगेन ब्रेन को मैसेज करते हैं और ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए फिर ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट, जिस तरह साथ साथ अगर बच्चा नीचे आ जाता है, उसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन की लेवल बढ़ जाती है, और जब ऑक्सीटोसिन की लेवल बढ़ जाती है तो कंट्रैक्शन बढ़ जाती है, और जब कंट्रैक्शन बढ़ जाती है तो फिर ऑक्सीटोसिन की लेवल बढ़ जाती है। तो इस किस्म की मैकेनिज़्म में स्टूडेंट्स चेंज एम्पलीफाई द चेंज की वजह से दोबारा चेंज एम्पलीफाई हो जाता है। तो इस किस्म की मैकेनिज़्म को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। इट इज़ क्लियर? अच्छा, एज कंट्रैक्शन इंक्रीजेज ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेज। कंट्रैक्शन इंक्रीज होती है तो ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हो जाती है, और जब ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हो जाती है तो फिर कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। Change amplify the change, that is why it is known as positive feedback mechanism. And finally students, नतीजा ये होता है कि बेबी बाहर एक्सपेल होता है। तो इस किस्म की मैकेनिज़्म को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक और मिसाल आपके बुक में लिखा गया है, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, वो भी बिल्कुल इस तरह है, लेकिन इसके साथ एक और लफ्ज़ है हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म ये होती है कि बाज़ दौरान तो फीडबैक इसके लिए होती है कि हमारे जिस्म के अंदर चेंजेस के लिए चेंजेस आ जाए और हमारे जिस्म बेस्ट पॉसिबल लाइफ हम गुजारें।
लेकिन जब एक मैकेनिज़्म पॉजिटिव होती है लेकिन इसकी नुकसान होती है, इस किस्म के मैकेनिज़्म को हम कहते हैं हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। डियर स्टूडेंट्स, हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में लेट्स सपोज अगर हम इस तरह एक एनवायरनमेंट में जाए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज़्यादा होती है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज़्यादा होती है तो हम जो एयर इनहेल करते हैं उसमें हमारे जिस्म को कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जाती है तो कार्बोनेटेड जो ब्लड होती है वो ब्रेन से पास होकर ब्रेन डिटेक्ट करता है और ब्रेन कंट्रैक्शन के लिए रिब्स और डायफ्राम को मैसेजेस करते हैं कि आप लोग कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जल्दी जल्दी करें, ताकि एरिया इस तरह है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो जाए। अच्छा, जब ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होने के लिए कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर मज़ीद और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में और कुछ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से ब्रेन फिर सेंस करता है और फिर कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी ब्रीथिंग रेट और ज़्यादा हो जाती है। इस तरह ब्रीथिंग रेट और ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अंदर जाता है तो फिर एक्सहेलेशन और इनहेलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैकेनिज़्म पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, लेकिन ये हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अगर एक्सहेलेशन और इनहेलेशन ज़्यादा हो जाती है तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा जो कि नुकसानदेह है। इसलिए इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। Is it clear? Okay, this is enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck.